मैचुरेशन, दैट मीन्स कि जो वुंड था वो पूरी तरीके से रीमॉडल हो गया, ठीक हो गया, पहले जैसे शेप में आ गया, तो ये तो खत्म ही हो गई कहानी। जबकि हमें शुरुआत से देखना, तो यहीं से हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वुंड एंड वुंड से रिलेटेड क्यूजेस के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको दिखने में बिल्कुल इजी लगेंगे, सिंपल लगेंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व कर रखी है। तो उस ट्रिक को हम पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इज। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्या पूछा हुआ है कि मैकेनिज्म क्या रहेगा, किसके पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, या हम बात करें साइन एंड सिम्टम आते हैं किसके, एक्यूट इन्फ्लामेशन के। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है एमसीक्यू सोल्व करने की, वो यही है कि आपको क्वेश्चन समझना है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फ्रीक्वेंटली 2 टाइम पढ़ना, 3 टाइम पढ़ना, बट क्वेश्चन समझना, उसके बाद आपको ऑप्शन की तरफ बढ़ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के जो करेक्टर होते हैं, या हम बात करें उसके साइन एंड सिम्टम, उसके फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स आने के पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, क्या ऐसा प्रोसेस होती है, उसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने रेडनेस एंड पेन, सेकेंड ऑप्शन हमारे पानसाइटोपनिया, थर्ड ऑप्शन हमारे सामने वेजोडायलेशन एंड इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, एंड D1 इज हाइपरथर्मिया। अब पहले तो हम देखते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ना। तो ऑप्शन में देखो, जैसे कि पहला ऑप्शन है रेडनेस एंड पेन। रेडनेस और पेन हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन का सिम्टम होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मैकेनिज्म क्या रहेगा। तो ये तो सिम्टम हो गया, और हमें पूछा क्या, मैकेनिज्म। ज़्यादातर लोग यहीं पे गलत कर देते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन का फीचर क्या है। तो फीचर तो ये है, मतलब साइन एंड सिम्टम तो है, बट यहाँ पे एग्जाम में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैकेनिज्म क्या है। तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, बिकॉज कि ये तो साइन एंड सिम्टम है, जबकि हमें मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना ये सिम्टम आने के पीछे। सेकेंड हमारा पानसाइटोपनिया, एंड D1 हमारा ऑप्शन है हाइपरथर्मिया, कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सिम्टम होगा, लेकिन मैकेनिज्म नहीं होगा। तो सिम्टम तो ये भी आएगा, कौन कौन से सिम्टम होंगे वो भी एक बार रिवाइज करेंगे अभी हम एक्यूट इन्फ्लामेशन के। लेकिन हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा C1। क्यों रहेगा, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या हो जाता है, वेजो डायलेशन हो जाता है, वेसल्स डायलेट हो जाती है, और जो वेस्कुलर परमिएबिलिटी वो बढ़ जाती है। और जहाँ पे वुंड हुआ है, हम बात करें इन्फ्लामेशन हुआ, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से ही वहाँ पे हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे फीवर आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बोले हाइपरथर्मिया, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। रेडनेस देखने को मिलती है, एंड पेन देखने को मिलता है, और एडिमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग आ जाती है। हम एडिमा या स्वेलिंग दोनों बात एक ही है, एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 मेजर सिम्टम्स होते हैं हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन के, है ना, हमारे इन्फ्लामेशन के। तो यहाँ पे कौन कौन सा, हाइपरथर्मिया भी हो रहा है, रेडनेस भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, एडिमा। लेकिन इन सबके पीछे मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म ये है कि वहाँ पे वेजोडायलेशन हो जाता है, और वेजोडायलेशन होने की वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ जाती है, और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से जो वहाँ की सेल्स होती है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से फीवर हो जाता है, और वहाँ पे RBC काउंटिंग बढ़ जाती है, रेडनेस बढ़ जाती है, पेन, वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं, तो वहाँ पे पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे एडिमा, एक्सेसिव फ्लूइड होने की वजह से आइदर दे आर सीरियस फ्लूइड और हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो उसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और पर्टिकुलर जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हो वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। सिंपल क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है कि हमको वर्ड पकड़ना है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, C1 रहेगा। A और D हमारे क्यों नहीं, मिलते जुलते ऑप्शन है, ज़्यादातर लोग A और D को करते हैं, लेकिन ये नहीं होगी, क्योंकि हमें मैकेनिज्म पूछा, साइन एंड सिम्टम नहीं पूछा। अगर वही हमें साइन एंड सिम्टम पूछते तो फिर बात कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, मैकेनिज्म क्या है, तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा, C1। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाट इज द पॉसिबल टू हैपन व्हेन अब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ कि क्या होगा जब, कब, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंट्रा अब्डोमिनल जो हमारी अब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। किस कंडीशन में, कौन से केसेस में, इन केस ऑफ सर्जिकल साइट ऑफ एन अब्डोमिनल सर्जरी इज वीक। देखो क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछा, और ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि कोई पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, जो कि सर्जरी हुई है, कोई अब्डोमिनल सर्जरी, और उसकी जो सर्जिकल साइट है जहाँ पे कट लगाया था, इंसिजन लगाया था, तो वो इंसिजन वाली जो साइट है वो वीक हो रखी है। ये हमारे सामने कंडीशन है, और उस कंडीशन में पेशेंट का क्या बढ़ गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, और साथ ही अगर हम बात करें तो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया।
तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने को वहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ। कंडीशन हमारे सामने क्या, सर्जिकल साइट की जो मसल्स है वो वीक होगी, वीक होने की वजह से अब हमें क्या देखने को मिलेगा अगर पेशेंट का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ इविसरेशन, सेकंड ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ डेहिसेंस, सेकंड ऑप्शन हमारे सामने क्या लिखा हुआ डेहिसेंस, सी ऑप्शन हमारे सामने अब्रेजन एंड डी ऑप्शन हमारे सामने एम्पुटेशन। तो चारों वर्ड का मीन समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इविसरेशन क्या होता है हमारा, इविसरेशन और डेहिसेंस दोनों क्या है हमारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। जो पोस्ट ऑपरेटिव साइट होती है, जिस पे बात करें सर्जिकल साइट होती है, वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये बनती है कि जो ये सर्जिकल साइट थी वो पूरी तरीके से ऐसे स्टिच लगाया, लेकिन वो स्टिच कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाया, किसी न किसी रीजन की वजह से स्टिच ब्रेक हो गए, ठीक है, और वो वुंड है वो ओपन हो गया। वुंड ओपन हो रहा तो वो कंडीशन तो कौन सी बनेगी हमारी डेहिसेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं वुंड डेहिसेंस भी बोला जाता है। वो कंडीशन तो कौन सी बनेगी डेहिसेंस, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस का। वही ऑप्शन ए क्या बोल रहा है इविसरेशन। इविसरेशन क्या होता है कि ये जब ओपन हो गया उसे तो हम क्या बोलते हैं कि डेहिसेंस, लेकिन ओपन होने के बाद इसमें से कोई ना कोई ऑर्गन जिस भी कैविटी का, और मोस्टली ये हमें अब्डोमिनल सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशन ही देखने में मिलते, तो अब्डोमिनल ऑर्गन यहाँ से प्रोट्रूज होकर बाहर की तरफ आ गया। क्या हुआ कि वो जो डेहिसेंस बना था उस डेहिसेंस से अब्डोमिनल ऑर्गन का कुछ ना कुछ पार्ट बाहर की तरफ प्रोट्रूज हो गया, बाहर की तरफ निकल गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे इविसरेशन। तो इविसरेशन और डेहिसेंस दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना। नाउ सी क्या है अब्रेजन। अब्रेजन हमारा क्या होता है, अब्रेजन एक हमारा ओपन टाइप का वुंड होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से हमारी स्किन की जो इंटेक्टनेस है वो लॉस हो जाती है। तो ये क्या होता है हमारा एक ओपन वुंड का टाइप है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारी क्या हो जाती है स्किन की इंटेक्टिविटी लॉस हो जाती है। और डी क्या है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, और स्पेशली हम बात करें तो हमारी एक्सट्रीमिटीज एज दे आर अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज को पार्शियली या कंप्लीट तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एम्पुटेशन। क्लियर है। नाउ अब ऑप्शन भी हमने समझ लिया, क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। अब क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर्जिकल साइड वीक हो गई है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ, तो इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा। तो एम्पुटेशन से रिलेटेड वहाँ पे कोई क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, दैट मीन इसको हम एलिमिनेट कर देते, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब्रेशन भी नहीं होगा, कोई वहाँ पे ऐसा स्क्रैचिंग वगैरह या कोई फ्रैक्शन टाइप का कोई वुंड बना नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नाउ ए हमारा क्या है इविसरेशन। इविसरेशन क्या होता है कि कोई एब्डोमिनल ऑर्गन, या स्पेशली बात करें तो हमारी वहाँ पे मोस्टली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वही प्रोट्रूज होती है, और ये कॉम्प्लिकेशन भी हमें एब्डोमिनल सर्जरीज में देखने को मिलता है। तो कोई ऑर्गन बाहर की तरफ आ गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई मेंशन कर नहीं रखा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता। तो रिमेनिंग ऑप्शन हमारे क्या सामने क्या रहेगा बी, और बी मीन्स क्या डेहिसेंस। और डेहिसेंस मीन्स मैंने क्या बताया कि जो स्टिच लगाते हैं वो स्टिच प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाते हैं, या वो फेल हो जाते हैं। जो स्टिचिंग लगाया था पेशेंट का वो फेल होगा। फेल क्यों हुआ, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया तो वो स्टिच जो पूरी तरीके से चिपकने चाहिए या हील होने चाहिए वो हील नहीं हो, वो ओपन हो गए। ओपन किसकी वजह से, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से। क्वेश्चन भी हमें यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर्जिकल साइड वीक हो गई है, और कंडीशन वीक हो गई है, ये हमें देखा, और उस पेशेंट में मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या देखने को सर्जिकल साइड वीक है तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो स्टिच है वो खुल जाएंगे। अगर वो कंटिन्यूस बढ़ा रहेगा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो वहाँ पे फिर हमें सेकंड सिम्टम भी देखने को मिलेगा, तो हम वहाँ पे एविसरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन पहली कंडीशन हमारे सामने क्या आएगी डेहिसेंस आएगी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए नहीं होके बी है, तो B1 इज करेक्ट वन। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा द टर्म अप्लाइड फॉर द फ्लूइड cells and other substances that are slowing discharge from cells or blood through break in cell membrane or tissue. break in cell membrane or tissue that means wound, कोई वुंड बना है और वुंड की वजह से वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज में क्या क्या फ्लूइड भी है, उसमें सेल्स भी है, कुछ अदर सब्सटेंस भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, हम बात करें डेब्रिज बॉडी भी है, आरबीसी की कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंस भी है वहाँ पे, तो बहुत सारा वहाँ पे वो डिस्चार्ज हो रहा है, सिक्रेशंस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कहाँ से, जो सेल मेम्ब्रेन या हम बात करें जो हमारा पर्टिकुलर स्किन ब्रेक हुआ वहाँ से। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है पस। पहला ऑप्शन क्या है हमारे सामने पस, ठीक है, येलोइश थिकिश डिस्चार्ज होता है, इन्फेक्शन वाली कंडीशन देखने को मिलता है, तो वो पस होगा, या हम बात करें पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा,
तो पहला ऑप्शन हमारा ये हो गया। बी ऑप्शन हमारा इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट मीन्स होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है हमारा, या हम बात करें जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट। और सी ऑप्शन क्या होता है हमारा, एक्सुडेट्स। और डी ऑप्शन हमारा सीक्रेशंस। तो 4 ऑप्शन है। अब हम पहले एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पस एक फ्लूइड का टाइप होगा, ठीक है, लेकिन हमें टर्म पकड़ना है कि एग्जैक्टली टर्म क्या है। देखो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा वो एक्सुडेट रहेगा। अब एक्सुडेट का टाइप ही पुरुलेंट एक्सुडेट का टाइप होता है, और जो हमारा अदर टाइप्स हो गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो तो एग्जैक्टली मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम अदर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो इसका आंसर एक्सुडेट रहेगा। एक्सुडेट हम 5 to 6 टाइप के देखते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सुडेट मीन्स कि इन्फ्लामेटरी साइट से किसी ने किसी प्रकार की ऊजिंग हो रही, किसी ने किसी प्रकार का सिक्रेशन हो रहा है जिसमें कुछ सेल इन्वॉल्व है, कुछ आरबीसी प्रेजेंट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स के कंपोनेंट प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है या सीरियस फ्लूइड प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट। तो उस सिक्रेशन को पर्टिकुलर टर्म देंगे एक्सुडेट। नाउ अब एक्सुडेट के टाइप्स हो गए कि एक्सुडेट किस प्रकार का, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, इन्फेक्शियस है, कौन सा बॉडी पार्ट हमारा इन्वॉल्व हुआ, तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे अगर पुरुलेंट टाइप का एक्सुडेट है तो वहाँ पे पस प्रेजेंट होगी, तो स्पेसिफाई करके लिखा हुआ। लेकिन हमें तो जो जनरलाइज्ड टर्म है कि ऐसा सब कुछ होने की वजह से कौन सी टर्म आनी वो पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर तो हमारा एक्सुडेट रहेगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा कि येलोइश थिक कलर का सिक्रेशन वहाँ से निकल रहा है, इन्फेक्शियस वुंड है, तो फिर हम किस तरफ जाते हैं, पस की तरफ या पुरुलेंट डिस्चार्ज की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जनरल टर्म पकड़ना है, इसलिए एक्सुडेट हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा। इनफिल्ट्रेट एडिमा यहाँ पे हमारा आंसर नहीं रहेगा, है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, जबकि एडिमा में डिस्चार्ज नहीं होता, उसके बाद में डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो एडिमा एक अलग से कंडीशन होगी, इनफिल्ट्रेट अलग से कंडीशन होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और सीक्रेशन हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स का सीक्रेशन होता रहता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एसिड्स का सीक्रेशन होता रहे, तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया, या हम बात करें हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया, तो ये हमारा आंसर भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग इसको टिक कर देते हैं, ठीक है, तो ये आंसर नहीं रहेगा। इनफिल्ट्रेट भी नहीं रहेगा और हमारा पस भी नहीं रहेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, एक्सुडेट। अब हम एक्सुडेट के टाइप के बारे में डिस्कस करें। तो एक्सुडेट का टाइप किस आधार पर बने कि किस टाइप का ड्रेनेज वहाँ से आ रहा है, जो भी वुंड बना है उससे। तो अगर नॉर्मल आ रहा है, फ्लूइड देखने को मिला, येलोइश थिन कलर का फ्लूइड देखने को मिला, तो उसे हम सीरियस बोलेंगे। थोड़ा बहुत उसमें अगर पिंकिश कलर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेरोसैंग्यूनियस डिस्चार्ज। और थोड़ा हेमरेजिक है, उसमें ब्लडी कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सैंग्यूनियस या हेमरेजिक, है ना। ये सारे एक्सुडेट के टाइप्स है अकॉर्डिंग टू वुंड कंडीशन की वुंड की कंडीशन कैसी है। एंड फोर्थ वन हमारा रहता है पुरुलेंट डिस्चार्ज, जिसमें फर्स्ट फॉर्मेशन होता है येलोइश थिक कलर का देखने को मिलता है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है और वो इन्फेक्शियस वुंड में हमें देखने को मिलता है, तो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। फिर हमारा फिफ्थ वन देखने को मिलता है केतरल होता है, जहाँ पे म्यूकस सेल्स होती है, बहुत सारा म्यूकस बना देती है और म्यूकस सीक्रेट होने लगता है। ऐसा हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और स्पेशली बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। राइनाइटिस हो गया, या हम बात करें साइनसाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो उस केस में हमें केतरल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, म्यूकस का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिसे हम केतरल डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ये 4-5 टाइप के हमारे डिस्चार्ज होते हैं। एक और होता है फाइब्रिस डिस्चार्ज, ठीक है, फाइब्रोनियस डिस्चार्ज, जिसमें फाइब्रिन और फाइब्रोनोजन का कलेक्शन हो जाता है। ये हमें पेरिकार्डियल वाली कंडीशन में देखने मिलता है। ये एक्सुडेट के जब टाइप डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आ गया था हमारे सामने एक्सुडेट, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप भी बता दिया कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर पूछा है तो पर्टिकुलर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जनरलाइज्ड टर्म के बारे में पूछा है कि क्या टर्म अप्लाई करेंगे, कौन सी टर्म बोलेंगे हम। अब यहाँ पे ना तो स्पेसिफिक कोई दे रखा है कि ब्लड प्रेजेंट है, या ना पे यहाँ पे दे रखा है कि येलोइश थिक पस टाइप का प्रेजेंट है, ना यहाँ पे क्लियर वाटर दे रखा है, ठीक है, ना यहाँ पे फ्रेश ब्लड दे रखा है या डार्क ब्लड जिसे हम हेमरेज या हेमेटोमा बोल सके। तो कुछ भी कंडीशन स्पेसिफिक नहीं थी, एक जनरल टर्म देखनी थी, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सुडेट। नाउ ये क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग प्रोसेस एक्सेप्ट, वर्ड क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट, कि इस एक के अलावा बाकी सब इम्पेयर्ड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सारे जो ऑप्शन है वो सब तो हमारी वुंड हीलिंग को इम्पेयर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, कोई बढ़ाता है कोई घटाता है, लेकिन एक कौन सा ऑप्शन है हमारा जो उसको अफेक्ट नहीं करता है, हमारी वुंड हीलिंग को आइदर इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे अफेक्ट ही नहीं करता, तो वो कौन सा फैक्टर होगा ना। देखो 3 ऑप्शन है वो हमारे पॉजिटिव ऑप्शन होंगे या नहीं, या हम बात करें नेगेटिव ऑप्शन होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा और वो अलग ऑप्शन ही हमें ढूंढना। तो वर्ड यहाँ पे याद रखना, एक्सेप्ट वाला हमें आंसर ढूंढना।
तो कौन सा एक्सेप्ट वाला रहेगा? तो पहला हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, इम्पेयर्ड O2 एंड स्मोकिंग, कि हमारी जो वुंड हीलिंग वाला प्रोसेस है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, स्मोकिंग नहीं हो रही, तो इसकी वजह से वुंड हीलिंग इम्पेयर्ड होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल इम्पेयर्ड होगी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो इम्पेयर्ड नहीं होने वाला ऑप्शन देखना है ना। अगर आपने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा, दैट मीन्स आपने पहला ठीक कर दोगे, गलत हो जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ा और लास्ट वाले वर्ड तक पहुँचता है कि एक्सेप्ट पूछ रहा है, जबकि ये तो होता है, इसकी वजह से तो वुंड हीलिंग इफेक्ट होती है, दैट मीन्स ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि वुंड को प्रॉपर तरीके से हील होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। स्मोकिंग नहीं करना होता, CO2 प्रेजेंट होती है हमारी स्मोकिंग में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर तरीके से वुंड हीलिंग नहीं हो पाती है, तो दैट मीन्स ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा। बी हमारा ऑप्शन है, ड्रग्स एंड डायबिटिक मेलाइटिस, कोई भी ड्रग्स आप ले रहे हो, आइदर दे आर एंटीबायोटिक या कोई सेडेटिव टाइप के ड्रग्स या कुछ अलग ड्रग्स आप ले रहे हो, तो अफेक्ट करती है। कुछ अगर पॉजिटिव ड्रग्स ले रहे हो जो ट्रीट करने वाले हो, ट्रीटिंग वे में अफेक्ट करेगी, और सम जो आप अफेक्ट करने वाली है वो नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगी। और डायबिटिक मेलाइटी में से तो वुंड हीलिंग बिल्कुल तरीके से अफेक्ट होती है। कैसे अफेक्ट होती है? वहाँ पे वुंड हीलिंग डिले हो जाती है, क्योंकि पेशेंट में क्या शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, और जो वुंड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस वुंड रहता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो डायबिटिक मेलाइटिस भी हमारे वुंड की हीलिंग को अफेक्ट करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अफेक्ट नहीं करने वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। फिर हमारा डी क्या है, माल न्यूट्रिशन और एज, तो माल न्यूट्रिशन और एज भी हमारा अफेक्ट करता है। अगर अच्छे से हमने न्यूट्रिशन ले लिया तो हमारा जो वुंड है वो प्रॉपर तरीके से हील हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो माल न्यूट्रिशन है कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे, तो विटामिन की कमी होगी, हमारे प्रोटीन्स की कमी होगी, तो प्रॉपर तरीके से वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। और इसी का सेकंड अगर मैं देखें, एज भी अफेक्ट करती है, ओल्ड एज में वुंड हीलिंग की प्रोसेस डिले हो जाती है, जबकि एडल्टहुड में नॉर्मल रहती है, तो एज भी अफेक्ट करती है, तो डी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो नहीं अफेक्ट करने वाली प्रोसेस ढूंढनी है, हाँ ऑप्शन ढूंढना है। तो C1 हमारे क्या, हाइट एंड वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, स्पेशली अगर वेट भी ज़्यादा होगी, ओबेसिटी की तरफ चला गया तो वो अफेक्ट करता है ना, वो अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल वेट लिखा अकॉर्डिंग टू हाइट, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो हाइट से कोई वुंड हीलिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और नॉर्मल वेट से वुंड हीलिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा, क्योंकि हाइट और वेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेट अगर ओबेसिटी यहाँ पे ऑप्शन होगा तो वो फिर अफेक्ट करेगा, है ना। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी ओबेसिटी मिलता तो वो फिर हमें वुंड हीलिंग को इम्पेक्ट करने वाला ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वेट दे रखा अकॉर्डिंग टू हाइट, तो ये इफेक्ट नहीं करता, दैट मीन्स हमारा C1 राइट वन रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर है हमारी हीलिंग फेजेस का, ठीक है। हीलिंग एक जो वुंड की हीलिंग होती है वो प्रोपर फेजेस के थ्रू चलती है। पहले एक फेज होगी, उसके बाद सेकंड फेज, देन थर्ड फेज, देन फोर्थ फेज, और पूरी तरीके से वुंड ट्रीट हो जाएगा, और एक नॉर्मल वे में हमारा स्किन जो भी इंटरप्ट हुआ वो वापस आ जाएगा। तो कौन सा सीक्वेंस प्रॉपर वे में फॉलो होता है वो हम देख लें। तो ऑप्शन हमारा पहला क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है हमारा कि रिमॉडलिंग, इन्फ्लामेशन और हीमोस्टेटिस एंड रिपेयर। रिमॉडलिंग की वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, ये तो लास्ट वाला ऑप्शन आ गया। सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ से, प्रॉपर सीक्वेंस देखना हमें कि शुरुआत कहाँ से होगी, एंड कहाँ पे होगा। तो रिमॉडलिंग वाला तो हमारा एंड वाला ऑप्शन आ गया, क्योंकि रिमॉडलिंग दैट मीन्स की मैच्योरेशन हो गया। मैच्योरेशन दैट मीन्स की जो वुंड था वो पूरी तरीके से रिमॉडल हो गया, ठीक हो गया, पहले जैसे शेप में आ गया, तो ये तो खत्म ही हो गई कहानी। जबकि हमें शुरुआत से देखना, तो यहीं से हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ते। बी हमारा है इन्फ्लामेशन, हीमोस्टेटिस, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन। तो इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन कब होता है, जब रेप्चर होता है हमारा टिश्यू, और जो भी ऑर्गन हमारा ऑर्गन है वो रेप्चर होता है, और रेप्चर होने की वजह से वहाँ पे ब्लीड प्रेजेंट होता है। ब्लीड होने के बाद में इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इन्फ्लामेशन होने के बाद में ये सब आते हैं। ये सब कब आते हैं, जब वेस्कुलरिटी बढ़ती है, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, दैट मीन्स कि वेस्कुलरिटी में कुछ चेंजेस आने के बाद में इन्फ्लामेशन होता है। जबकि यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ कि इन्फ्लामेशन पहले होगा और हीमोस्टेटिस बाद में होगा, दैट मीन्स कि ये भी हमारा करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ, इन्फ्लामेशन एंड मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन, हीमोस्टेटिस सबसे लास्ट में आएगी, जो कि जबकि सबसे पहले वाली प्रोसेस है, यहीं से हमारा हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और अगर वहीं अपने पहले ऑप्शन की बात, इसके पहले वर्ड की बात इन्फ्लामेशन, तो वो हमारे बी की तरह आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो सेकेंड फेज रहती है हमारी। तो सी क्या बोल रहा है हमारा, सी बोल रहा है कि सबसे पहले हीमोस्टेटिस होगा, दैट मीन्स क्या है कि जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है वो हमारी क्या होगी, रिपेयर होगी। दैट मीन्स कि सबसे पहले वेस्कुलर चेंजेस देखने को मिलता है हीलिंग की प्रोसेस में, ठीक है। तो वेस्कुलर चेंजेस सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट मेंशन कर रखा। देन उसके बाद में इन्फ्लामेटरी चेंजेस आते हैं, इन्फ्लामेटरी साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे,
किसके वजह से हीमोस्टेटिस वहाँ पे हुआ, मतलब वेस्कुलर चेंजेस हुआ, उसके वजह से वहाँ पे सेकंड हमें क्या देखने मिलता है, इन्फ्लामेटरी। तो सेकंड हमारे इन्फ्लामेटरी चेंजेस आए। देखो इन्फ्लामेशन को आपको एक नेगेटिव वे में नहीं लेना। इन्फ्लामेशन एक एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्ड होता है हमारे बॉडी का किसी भी फॉरेन पार्टिकल के प्रति, या हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रति, या हम बात करें किसी भी जो हमें ब्रेक डाउन करने वाला फैक्टर होता है उसके प्रति। तो इन्फ्लामेशन एक नॉर्मल हमारी बॉडी का एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, ये आपको क्लियर रखना। अगर वो इन्फ्लाम्ड हो गया दैट मीन्स कि वो इन्फेक्शियस हो गया, तो वो एक नेगेटिव वे में चला जाता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया। तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को आपको दोनों को अलग अलग रखना, ठीक है। तो सेकेंड हमारा इन्फ्लामेशन होगा, देन थर्ड वन रिपेयरिंग चलेगी। वहाँ पे जो भी हमारी सेल्स और टिश्यू ब्रेकडाउन होगा उनका क्या होगा, वापस से प्रोलिफरेशन होगा, वापस से वो रीजनेट हो गए और रिपेयर हो गए, वापस से जो भी ब्रेकडाउन हो उसको ट्रीट करेंगे और वापस रीमॉडलिंग वाले शेप में आ जाएंगे, रीमेच्योरेशन जैसा ऑलरेडी पहले था उस शेप में आ जाएंगे और प्रॉपर तरीके से बोन को हील कर देंगे। दैट मीन्स क्या है कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन की तरफ जा रहा है, करेक्ट सिक्वेंस हमें शो कर रहा है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। पहला हीमोस्टेटिस होगा, उसके बाद में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे, वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा, उसके बाद में फिर रिपेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे। इन बिटवीन यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट दिया है तो, या अगर कोई माइनर टाइप का वुंड है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसे हील कर देती है, हील करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे फिर वो रिपेयर होगा और रिपेयर होकर फिर फोर्थ वन हमारा रीमॉडलिंग की तरह, या हम बात करें मेच्योरेशन की तरफ पहुँच जाएगा। तो C1 इज हमारा राइट वन आंसर रहेगा। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट हमारे MCQs थे। इनमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।